हाय एवरीवन, आज हमारे लाइव सेशन में हम यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। मैं सबसे पहले उस डेफिशिएंसी के कुछ सिम्टम्स आपको बताती हूँ और फिर आप अपनी चेकलिस्ट तैयार रखिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इसमें से कोई सिम्टम आपको है तो आपको अपना टेस्ट करवाना चाहिए, लैब टेस्ट करवाना चाहिए उस डेफिशिएंसी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करते हैं, आपको जैसे ही आप थोड़ा सा भी चलते हैं तो आपको ब्रेथलेसनेस फील होती है, आप वीक फील करते हो, तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। जो डेफिशिएंसी इंडियंस में बहुत ज़्यादा कॉमन है और हर 3 फीमेल में से एक फीमेल को वो डेफिशिएंसी है, दैट इज एनीमिया। तो एनीमिया के जो हम पूरी बॉडी के अंदर उसके आपको सिम्टम्स नजर आते हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं हेयर्स से, तो थिनिंग ऑफ हेयर्स, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना, एंड कई बार हेयर फॉल इतना ज़्यादा होता है कि वो पैचेस में भी आपको नजर आता है। उसके बाद पेलनेस ऑफ स्किन, कई बार आयरन डेफिशिएंसी या एनीमिया स्किन के अंदर पिगमेंटेशन तक करता है। नेल्स की अगर हम बात करें तो ब्रिटल नेल्स या फिर ग्रूविंग हो जाती है अलग तरीके की नेल्स में, तो वो भी एक क्लासिकल फैक्टर होता है एनीमिया के अंदर। उसके बाद अगर आप थोड़ा भी चलते हैं, जो हमने बात करी ऑलरेडी कि ब्रेथलेसनेस होती है और साथ में आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो भी आपका हल्का सा हार्ड जिसको कह सकते हैं वो हो जाता है। और आयरन डेफिशिएंसी के साथ साथ जो दूसरे न्यूट्रिएंट हैं उसकी भी डेफिशिएंसी हो सकती है। एक क्लासिकल सिम्टम जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो होता है पीका। अगर आपके आसपास भी बच्चे हैं और उनका बहुत ज्यादा मन करता है डर्ट खाने का या सीमेंट लेने का या कोई भी ऐसी एडिबल चीज खाने का, कोई भी ऐसी चीज जो कि एडिबल नहीं है उसको खाने का, तो दैट कैन बी पीका। एंड बहुत ज्यादा बर्फ खाना भी एनीमिया के सिम्टम हो सकते हैं। ट्विचिंग होना, रेस्टलेसनेस होना, मसल ट्विचिंग होती रहती है लगातार, या फिर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, आपने पैर आगे किया और पैर आपका इस तरीके से हिल रहा है, तो ये सारे जो अलग अलग सिम्टम्स हैं वो एनीमिया के हो सकते हैं। हम बेसिकली सेशन में बात करेंगे कि अगर एनीमिया है तो न्यूट्रिशनिस्ट की नजर से आपको क्या क्या चीजें आपकी डाइट में जरूर होनी चाहिए। ये 10 का चेकलिस्ट है और वो आपकी डाइट में होनी चाहिए। बट उसके पहले हम बात करते हैं कि कारण क्या है इस एनीमिया का। तो एनीमिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन शॉर्ट, सबसे पहले तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये बोलूंगी कि फर्स्ट फैक्टर है आपकी डाइट। आपकी डाइट आयरन में डेफिशिएंट है। सेकंड, आप डाइट सही ले रहे हैं पर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो यानी कि आपके स्टमक में जो एक एसिडिक एनवायरनमेंट होना चाहिए वो नहीं है, या माल एब्जॉर्प्शन है, या किसी तरीके की आपने गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कराई है तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। अल्सर है या फिर किसी तरीके का कोलन कैंसर है तो उसके अंदर भी एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हैम्पर होता है। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाना या फिर सीवियर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के कारण भी ऐसा हो सकता है कि हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो। देन सेकंड, जो मेजरली पॉपुलेशन में होता है, दैट इज पर्नीशियस एनीमिया, विच इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड साथ में फॉलिक एसिड। तो ये भी बहुत कॉमन है, क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको अपनी गट का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आप एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन B12 अपनी बॉडी में मेंटेन कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर नॉन हीम जो सोर्सेज होते हैं आयरन के, नॉन हीम यानी कि प्लांट बेस्ड सोर्सेज जो होते हैं आयरन के, उसको एब्जॉर्प्शन को करने के लिए, आयरन का एब्जॉर्प्शन करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट आपकी बॉडी में क्रिएट करना पड़ता है। तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अभी हम कारणों के बारे में जान रहे हैं। इसके अलावा जो कि लेस कॉमन कारण है एनीमिया के, प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, थैलेसीमिया हो सकता है, विच इज जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये कुछ कारण है। एंड साथ में सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, अगेन दिस इज अ जेनेटिक कारण। तो ये इतना कॉमन नहीं है। कॉमन जो है दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड पर्नीशियस विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड एनीमिया। तो आज हम मेजरली इस पे बात करते हैं और हमारा डाइट का सेशन है। तो चलिए, डाइट में हमें ऐसा क्या करना है। तो आई थिंक ये सबसे इंटरेस्टिंग सेशन है आपके लिए, सेक्शन है आपके लिए, जिसमें हम बात करेंगे ऐसी चीजें जो आपको अपनी डाइट में रखनी है और जिसको रखने से आप बहुत जल्दी अपनी आयरन डेफिशिएंसी को, अपने हेमोग्लोबिन को आप ऑप्टिमम लेवल पे ला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज,
बहुत जरूरी है कि आप नेचुरल फूड का इंटेक करें। जितना प्रोसेसिंग फूड होता है उतना मिनरल अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो जितना नेचुरल होगा उतना बेटर है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हमने बात की थी एब्जॉर्प्शन के बारे में, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक एंटी न्यूट्रिएंट होता है फाइटेट करके, जो कि मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देता आपकी बॉडी में। तो हमें इस तरीके से अपने फूड को प्रोसेस करना है। मैं हेल्दी प्रोसेसिंग की बात बोल रही हूँ। आप अगर अपने फूड को, अपने नट्स को, सीड्स को भिगोते हैं, पानी में डाल के सोक करते हो, तब भी फाइटेट का कंटेंट कम हो जाता है। अगर आप उसको स्प्राउट कर लेते हैं, स्प्राउटिंग कर लेते हैं, उसको आप अंकुरित कर लेते हैं, तो भी उसके अंदर फाइटेट का जो फैक्टर होता है वो बहुत कम हो जाता है और हमारी बॉडी को आयरन एंड दूसरे जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि आप चीजों को भिगो के, हम सीड्स नट्स की बात कर रहे हैं तो उनको भिगोइए, फिर उसका इस्तेमाल करिए। अगर आप स्प्राउट्स बना सकते हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, अगर हम डाइट की बात करते हैं तो हमने एब्जॉर्प्शन की बात करी, तो एब्जॉर्प्शन के अंदर अगर हमें आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है तो हमें जो उसके फ्रेंड्स है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आयरन के फ्रेंड्स कौन है? आयरन के फ्रेंड्स है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। कोशिश करें कि जब भी आप आयरन कंटेनिंग फूड का इंटेक कर रहे हो, जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा आप विटामिन सी हो। विटामिन सी कैसे होगा? आप सिट्रस फ्रूट के साथ उसका इंटेक कर सकते हो, आप फ्रूट्स के साथ उसका इंटेक कर सकते हो। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जिसमें विटामिन सी ज्यादा होते हैं, जैसे कि आपने बेल पेपर्स ऐड कर दिए, आपने लीफी वेजिटेबल्स ऐड कर दी, तो एब्जॉर्प्शन आपके आयरन का वहां पे बेटर होगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है। दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिंक कंटेनिंग फूड अगर होगा तो जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट को फैक्टर है आयरन एब्जॉर्प्शन के अंदर। तो अगर जिंक रहता है और कॉपर रहता है तो अगेन आयरन का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में बहुत अच्छी तरीके से होगा। आजकल मैं ज्यादातर देखती हूँ पोस्ट कोविड कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत बढ़ गया है, जिसका ज्यादा कारण है इन जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं, जो को फैक्टर्स हम इनको कह सकते हैं, इनकी डेफिशिएंसी होना। तो इसका ध्यान रखें, जब भी आप किसी चीज को खाते हो तो आपको किस तरीके से प्रोसेस करना है उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हमारे 10 इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट्स जो कि आपकी डाइट में होने चाहिए। स्प्राउट्स जरूर रखें, अलग अलग तरीके के स्प्राउट्स रख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं लेंटिल्स की, बीन्स की, तो लोबिया, चना, राजमा, इन सब में आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो इसको रखिए। एक मैं आपको बहुत इजी रेसिपी बताती हूँ जिसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करिएगा। राजमा या जो छोटे वाले बीन्स होते हैं उसको अच्छी तरह से वॉश करके उसको भिगो लीजिए। उसको भिगोने के बाद आप उसको अच्छी तरीके से प्रेशर कुक कर लीजिए। पानी को आप हटाइएगा मत, उस पानी के साथ और वो जो आपके बीन्स हैं उसका इंटेक हमें दिन में एक बार करना चाहिए। कोशिश करें कि इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर लीजिए और साथ में इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी और काली मिर्च, इवन करक्यूमिन की अगर हम बात करते हैं, हल्दी की अगर हम बात करते हैं, तो हल्दी का एब्जॉर्प्शन काली मिर्च के साथ ज्यादा होता है और ये कम्युलेटिव इफेक्ट में आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। तो ये एक ऐसी डिश है जो कि मैं एनीमिया में जरूर रिकमेंड करती हूँ। टाइमिंग भी मैटर करता है, तो कोशिश करिएगा कि 4 to 5 PM का जो टाइम होता है इवनिंग का, उसके अंदर आप इसका इंटेक करें। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं ऐसे फूड जिसके अंदर आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा है और साथ में उनकी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज भी ऐसी हैं जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को एनहांस कर देती हैं, तो इसके अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्योंकि ये नॉन हीम आयरन है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको विटामिन सी एंड जिंक ऐड करना है। तो लीफी वेजिटेबल्स को खाने का तरीका क्या हो सकता है? आप इसको जितना ज्यादा पकाएंगे उतना आयरन का कंटेंट यहाँ पे हैम्पर हो सकता है। तो बेटर है कि आप इसको बहुत थोड़ा सा हल्का सा आपने इसको पका लिया और इसको आप सैलेड के फॉर्म में आप इंटेक करिए। तो सैलेड में आप फ्रूट्स भी डाल सकते हैं जिसके अंदर आपके दूसरे फैक्टर्स जैसे कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आप नट्स ऐड कर सकते हैं, आप सीड्स ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप विटामिन ई भी अपने सैलेड में ऐड कर रहे हो। तो ये सारे फैक्टर सैलेड के अंदर लीफी वेजिटेबल्स के साथ, फ्रूट में पोमेग्रेनेट के अंदर आयरन बहुत हाई होता है, चुकंदर के अंदर आयरन बहुत हाई होता है, तो इन सब चीजों को मिला के थोड़ा सा लेमन ऐड करके ये आपका एक परफेक्ट सैलेड बनेगा जो कि हमारी बॉडी में बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होता है। इसके एब्जॉर्प्शन को और बढ़ाने के लिए इसको थोड़ा सा पका लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के करीब आपने इसको गैस पे हल्का सा स्टीम कर लिया
और साथ में इसको बहुत छोटा छोटा बारीक काटिए। अगर आप किसी भी चीज को इस तरीके से बनाते हैं कचूमर सैलेड के फॉर्म में, तो वो आयरन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है। बट इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रखना है। आप जैसे इसको बनाते हो वैसे ही आपको इसको कंज्यूम करना है। कई बार कुछ इस तरीके के ग्रेन्स होते हैं जिसके अंदर आयरन ज्यादा होता है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। आपने सुना होगा रामदाना, 100 ग्राम रामदाना में अराउंड 10 मिलीग्राम ऑफ आयरन होता है। तो अगेन ये भी एक ऐसी चीज है जो मैं डाइट में जरूर ऐड करती हूँ। उसके साथ साथ कैल्शियम के लिए, आयरन के लिए आप रागी, बाजरा, मिलेट्स जो होते हैं उसका भी आप इंटेक कर सकते हैं। बट नंबर 1 आपका यहाँ पे रामदाना आएगा, जिसको हम अमरंत भी बोलते हैं, एंड ये हाईएस्ट सोर्स ऑफ आयरन का होता है। अगेन जो हम आयरन डेफिशिएंसी में अगर हम बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की, तो लिवर है। तो अगर आप ये नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज लेते हैं, सी फूड, लिवर, तो इससे तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि इट इज हीम आयरन, तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है। और अगर आप इसको सूप के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत जल्दी आपका हेमोग्लोबिन जो है वो रेज होता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं व्हीट ग्रास की। व्हीट ग्रास के ऊपर हमारा पूरा एक वीडियो है, मैं उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगी। आप व्हीट ग्रास घर में ग्रो कर सकते हैं। 7 to 8 डेज तक आप व्हीट ग्रास को ग्रो करिए। फर्स्ट डे पहले अगर आप डायरेक्टली अगर आप किसी पॉट में ग्रो करते हैं, गमले में ग्रो करते हैं, तो फर्स्ट डे फर्स्ट में ग्रो करिए, सेकंड डे सेकंड में, ऐसे करके 8 डेज तक आप ग्रो करिए, जैसे कि हम नवरात्रि में ग्रो करते हैं। 9th 10th डे पे पहला जो पॉट है उसमें आपको बहुत छोटी छोटी व्हीट ग्रास नजर आएगी, उसको उसी वक्त काटिए। बिल्कुल भी यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको बहुत छोटा छोटा काट के मिक्सी में डाल के अराउंड उसमें आधी गिलास पानी डालिए, अच्छे से उसको मिक्सर में आप उसको चलाइए, चर्न करिए, और उसको छान के आप उसका पानी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग दे सकते हो। ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो बहुत जल्दी आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होता है। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसको हमें लंबे टाइम तक नहीं रखना है। आप जैसे ही इस चीज को बनाएंगे उसी वक्त आपको इसका इंटेक करना है। फिर हम नट्स एंड सीड्स की बात करते हैं। नट्स एंड सीड को अच्छी तरीके से वॉश करके, डेट्स हो गए, डेट्स के अंदर आयरन ज्यादा होता है, फिग है, प्रून्स हैं, इनको आप सोक करके और इसका आप इंटेक कर सकते हो। अगेन ये भी अगर आप मॉर्निंग में लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से चबा के लेते हो, तो इसका एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। अगेन वापस से मैं आप बोल रही हूँ, बहुत अच्छी तरीके से चबा के लेते हैं। आप जितना टाइम लगाएंगे इसको च्यू करने में, उतना आपके सलाइवा की वजह से ये बेटर एब्जॉर्ब होगा। आजकल के टाइम पोस्ट कोविड हम बहुत हेल्दी खाते हैं, बट जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं वो ये है कि इसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हैम्पर होता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि आप कैसे इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन को यहाँ पे आप इंश्योर कर सकते हैं। कुछ ऐसी टिप्स हैं, जैसे कि आपने घर में चटनीज बना के रखी, मोरिंगा हाई सोर्स ऑफ आयरन है, कड़ी पत्ता के अंदर भी आयरन बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे घर में हमेशा फूड के साथ इस तरीके की चटनी सर्व होती है, क्योंकि अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें वहां से मिल जाते हैं। जब हम बात करते हैं आयरन की, तो हमने कॉम्प्लेक्स की बात करी, हमें विटामिन सी भी चाहिए, कॉपर भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, दूसरे आपके मिनरल्स एंड विटामिन भी चाहिए, जिससे कि एनीमिया बेहतर तरीके से हम मैनेज कर सकें, हेमोग्लोबिन यहाँ पे आपका रेज हो। तो यहाँ पे आयरन तो चाहिए ही, बट उसके साथ जो उसके फ्रेंड्स है वो भी हमें चाहिए। तो जब हम ये बात करते हैं कि आपने किसी भी तरीके की चटनी बना के रख ली, करी लीव्स इजीली अवेलेबल लीफ है, उसके साथ सारी लीफी वेजिटेबल्स, अगर आप मेथी की बात करते हो, जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं सबके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, और क्लोरोफिल में अगेन आयरन का कंटेंट हाई होता है। तो ये सारी चीजें हम अपनी डाइट में रख सकते हैं। एक चीज जो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, कभी भी आयरन को कैल्शियम के साथ नहीं लिया जाता। तो जब आप आयरन कंटेनिंग चीजों का इंटेक कर रहे हो, जिसके बारे में मैंने अभी बात करी है, तो उसके साथ कोशिश करें कि मिल्क कंटेनिंग जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जिसके जैसे कि कैल्शियम कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, या सेसमे सीड्स हो गए, या आपके फॉक्स नट्स हो गए, मखाने, तो कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा ब्रेक लेके आप खाएं। तो इससे क्या होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा बेटर होता है, कैल्शियम के साथ एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। लास्ट टिप जो बहुत जरूरी है वो है, एटलीस्ट वीक में, बहुत ज्यादा नहीं, 3 से 4 बार आयरन की कढ़ाई के अंदर आप फूड को बनाएं। पर ध्यान रखिएगा, आयरन की कढ़ाई में कुछ भी खट्टा मत डालिएगा।
नींबू ऐड मत करिएगा, टमाटर ऐड मत करिएगा, और वो सब्जी आप बना के वो आप सर्व कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी आयरन डेफिशिएंसी को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप यहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ये हमारा लाइव सेशन है और आई थिंक अभी तो कोई क्वेरीज है नहीं। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप यहाँ पे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं।